नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक में अपना चैप्टर नंबर पहला ही चल रहा है अभी, और इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। और उस पहले वाले वीडियो में हमने स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन जिस चैप्टर में हम कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले महाजनपद काल पढ़ चुके हैं। राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे, महाजनपदों की संख्या टोटल 16 है, और उस समय राजस्थान में कितने जनपद थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये देख रहे हो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम इसके आगे की बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है 16 महाजनपदों के बाद राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो जनपद थे 4-5, उनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। जांगल जनपद था, मत्स्य, सूरसेन और सिवी जनपद। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे मौर्य वंश की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मौर्य वंश की। इसके नोट्स जो थे वो मैंने तुम्हें बता दिए थे, इसमें किस तरह से सारे अंडरलाइन करा दिए। तो उसके आगे की बात हम करेंगे आज मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। क्लियर है सभी को? तो आप चैप्टर खोलिए और इसका पेज नंबर 2 देख रहे हो सब अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, चैप्टर को। देखिए मौर्य वंश। इसके बाद हम शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश, गुप्त वंश पढ़ेंगे, वर्धन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य साम्राज्य। मतलब किन किन का भारत पर राज रहा पहले, फिर मौर्यों के बाद शुंगों का, फिर सातवाहनों का, फिर गुप्तों का राज्य आ गया। इस तरह से ये समय के अनुसार बदलते रहे और शासन भी बदलते रहे और शासक भी बदलते रहे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मौर्य वंश। देख रहे हो सब 16 महाजनपदों में से एक मगध का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ था। ठीक है, मगध जो महाजनपद था उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो वो हर्यक वंश के समय उसका उदय हुआ था। कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उस समय जो उत्तर भारत में सर्वाधिक जो अधिकार था वो किसका था? मगध साम्राज्य का था। ठीक है, अब देखो मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। ईसा पूर्व यानी 326 ईसा पूर्व, मैंने ईसा पूर्व और वो सारी बातें आपको पहली वीडियो में बता दी थी, कैसे इस समय की गणना की जाती है। क्लियर है सभी को? के लगभग कौन से 326 ईसा पूर्व लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा गणानंद कहा जाता है इसको, सिंहासनारूढ़ था, यानी उसका राज था। किसका था? गणानंद का। ठीक है, कहाँ पे? मगध में। कब की बात है? 326 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, मगध में कौन था, कौन राजा था उस समय? गणानंद। ठीक है, तो इस समय पश्चिम उत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत, पश्चिम के उत्तर में, पश्चिम और उत्तर में। ठीक है, प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। यानी ये जो मगध का राजा था गणानंद, ये इतना अच्छा नहीं था, विलासी प्रवृत्ति का था, और इससे भी जनता जो थी परेशान थी। असह्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहा जाता है, उसका शिष्य था चंद्रगुप्त, उसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। ध्यान रहे मगध साम्राज्य की बात है। मगध उस समय उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में इसका राज था, बहुत शक्तिशाली ये राज्य था।
और यहाँ का जो राजा था उस समय घनानंद था, और जो नंदवंश का था, और वो बहुत ही खराब प्रवृत्ति का शासक था, ठीक है। लेकिन और उसके अलावा उस समय सिकंदर का आक्रमण भी हो रहा था, तो इन सब चीज़ों से उस समय की जनता काफ़ी परेशान थी। तो इन सब को दूर करने के लिए कौटिल्य का जो शिष्य था चंद्रगुप्त, उसने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी? नए राजवंश की, मौर्य वंश। अब उसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसका समय याद रखना 322 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अब आप इसमें लिख सकते हैं अंतिम नंद शासक, यहाँ से नोट्स जब बढ़ाओगे यहाँ से लिखना नंद शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। ये अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से ये भी लिखना है आपको, साथ के साथ लिखते चलना। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर, और इसमें जब लड़ाई हुई तो उस समय ये सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। यूनान का शासक था, यूनान देश का नाम है ना। वहाँ का शासक सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होती है, संधि होती है, समझौता होता है। उस समझौते के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को ये 500 हाथी देता है। कितने हाथी देता है? 500। चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेता है। कितने हाथी ले? चंद्रगुप्त से लेता है कौन? सेल्यूकस। और उसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र उसको दे देता है, ठीक है। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी ले लिए और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसको दे दिया। ये सारे क्षेत्र किसके पास आ गए? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, ठीक है, सेल्यूकस की अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। क्या नाम था उसका? हेलन। इसमें नहीं दे रखा है। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसने दरबार में भेजा। इसका एक राजदूत था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज, जो राजदूत किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। यानी संपूर्ण उत्तर भारत पर अब किसका राज्य हो गया? किसका हो गया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। ये इसके राज्य क्षेत्र के क्षेत्र हैं। तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुरुनानूरू से विदित होता है। यानी ये जो तमिल ग्रंथ हैं, ये अहनानूरू और मुरुनानूरू, इससे ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, ठीक है ना। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी क्या किया था? आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रभाऊ, ये जैन साधु था एक, कौन? भद्रभाऊ, ठीक है। तो उससे उसने किसकी दीक्षा ली? जैन धर्म की दीक्षा ली, ठीक है। उसने, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो उसने अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो जैन भिक्षु था, एक जैन साधु था भद्रभाऊ, उससे जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में वो श्रवणबेलगोला, मैसूर, ये कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है। क्या कर दिया? उपवास। जैनों में एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति, उसमें अंत में क्या करते हैं ये लोग? खाना पीना आदि छोड़ करके साधना में बैठ जाते हैं और वहीं अपने शरीर को त्याग देते हैं, मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते। तो ऐसी स्थिति में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियाँ हैं मैसूर में, कर्नाटक में, वहाँ उपवास करते हुए 298 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य में जो मैंने अंडरलाइन कराई है वो सारी बातें आपको लिखनी, क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले उसने नंदवंश के शासक कौन था? घनानंद को पराजित किया और ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। 25 वर्ष की उसके समय आयु होती है
उसके बाद 305 ईस्वी में उसने यूनानी शासक कौन था, सेल्यूकस निकेटर, उसको पराजित किया। उन दोनों के बीच संधि हुई, उससे 500 हाथी उसने लिए सेल्यूकस ने, किससे, चंद्रगुप्त से। और उसके बाद अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र था उसको दिया गया। सेल्यूकस ने उसकी बेटी थी हेलेना, उसका विवाह इससे कर दिया। और काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, गुजरात, बंगाल, बिहार, इससे कई सारे इसका क्षेत्र हो गया, बहुत लंबा विस्तार अपने राज्य का इसने कर लिया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगस्थनीस, वो इसके दरबार में आता है ना। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। अहना नूरू और मुरुना नूरू, इस ग्रंथों से ये पता चलता है। अंत में, जीवन के अंत में इसने क्या किया कि जो जैन भिक्षुक था भद्रबाहु, उससे जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करता है। और उसके बाद श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में ये अपने प्राण त्याग देता है संलेखना पद्धति के द्वारा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट शासक आ गया अपना बिंदुसार, ठीक है। इसका 298 ईसा पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक ये शासक रहा था। बिंदुसार किसके बाद बना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी खूबियाँ थी और इसने क्या क्या किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, वो उत्तराधिकारी था। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। और उसका, क्योंकि पिता के बाद राजवंश है तो उसका बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, वही राजा बनता है, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। ये अंडरलाइन कर लेना। ये जो बिंदुसार था, इसको यूनान के जो लेखक थे वो क्या कहते थे, अमित्रोचेट्स कहते थे। वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया, वायु पुराणों में से क्या कहा गया, भद्रसार। और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया। जैन ग्रंथों में से क्या कहा गया, सिंहसेन, ठीक है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। देखो, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने ज़्यादातर उत्तर भारत पर और उधर पश्चिमी हिस्से पर ही ये अपना राज्य क्षेत्र को बढ़ाया, लेकिन इसने क्या किया, सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। दिव्य वदान ये ग्रंथ है। दिव्य वदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला है ना, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुने होंगे आपने, तो तक्षशिला जगह के नाम है। वहाँ पर 2 बार विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा। अशोक जानते हो ना, सम्राट अशोक, और इसका भाई सुसीम, ठीक है। तो बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। यहाँ से अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक था एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है। इसका राजदूत था डाइमेकस, ठीक है। तो इस व्यक्ति को राजदूत बना करके इसके दरबार में भेजा था, ठीक है। तो यहाँ इसने राजदूत नियुक्त किया था, क्या नाम था उसका, डाइमेकस। किसने किया था, एंटियोकस प्रथम ने। किसके दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था, तो आप क्या कहोगे, मेगस्थनीस, ठीक है। किसका था, सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीस सेल्यूकस निकेटर का। और बिंदुसार के दरबार में कौन आता है, यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था डाइमेकस, ठीक है। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डायनीसियस नामक मिस्र राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा, ठीक है। प्लिनी एक विद्वान है, तो इसने बताया कि मिस्र नरेश, मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फस, क्या नाम था उसका, फिलाडेल्फस मेलिदिते जिसको कहा जाता है, उसने डायनीसियस, ये किसी का नाम है, ठीक है, इस नाम वाले मिस्र का जो राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। एक तो कहा जाता है इसके मुख्य मुख्य 2-4 बातें याद रखनी है अपने को। सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, उसके बाद उत्तराधिकारी बना 298 ईस्वी में, ठीक है। तो यूनानी लेखक इसको अमित्रोचेट्स कहते हैं, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा जाता है, और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा जाता है, ठीक है। इसने दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दिव्य वेदान ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, जिसको दबाने के लिए इसने अशोक और बाद में किसको भेजा, सुसीम को भेजा, ठीक है। फिर उसके बाद बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस
का जो राजदूत था, क्या नाम था उसका, डायमेकस, वो नियुक्त किया गया था। और प्लिनी, ये जो विदेशी विद्वान है, इसके अनुसार ये कहा गया कि जो मिस्र नरेश था फिलाडेल्फस, ठीक है, उसका जो राजदूत था डायनीसियस, ये मिस्र राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। क्लियर हो गया सभी को? तो हम 2 मौर्य शासकों को पढ़ चुके हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आ गया अशोक। 272 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो 273 में कौन शासक बन रहा है? अशोक। जैन जनश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखो, बिंदुसार का ही बेटा था ये, इसका कौन? अशोक। और अशोक एक और था इसका भाई सुसीम, इसका बिंदुसार का बेटा, ठीक है। तो जैन जनश्रुति अनुश्रुति के अनुसार, जैनों ग्रंथों के अनुश्रुति के अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुज्रा, ये अभिलेख है। दक्षिण भारत के 2 अभिलेख हैं, मास्की और गुज्रा। इन अभिलेखों से ये में उसका नाम क्या मिलता है? अशोक। क्या मिलता है? अशोक। मास्की और गुज्रा अभिलेख में इसको अशोक कहा गया। अभिलेखों में अशोक और दूसरे जो अभिलेख हैं उनमें अशोक को देवानामपीय, ये इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, तथा देवानामपीयदसी उपाधियों से विभूषित है, ठीक है। मास्की और गुज्रा अभिलेख में इसको अशोक कहा गया और दूसरे अभिलेखों में इसको देवानामपीय और देवानामपीयदसी उपाधियों से विभूषित किया गया। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ, ठीक है। विदिशा की राजकुमारी से इसका विवाह होता है, किसका? अशोक का। और इसके पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। इसकी एक रानी कारुवाकी, इन अभिलेखों में इसका उल्लेख है, उसका भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये सब अंडरलाइन जो मैंने कराए हैं सारे लिखने हैं आपको, ठीक है। यही से आपके क्या है, नोट्स बनते चले जाएंगे, उतारते चलना है इनको, ताकि आपको प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। कितने? राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद। मान लो 273 में इसका राज्याभिषेक होता है, तो इसके 7 यानी लगभग, इससे पहले देख लो, 7 वर्ष बाद यानी 73 यानी 3 4 264 के आसपास, तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल हो गया। यहाँ से फिर अंडरलाइन करो, उस समय, उसके समय, किसके? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश, तमिल का जो दक्षिण का राज्य है, वहाँ को छोड़ करके पूरा भारत, अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग इसके राज्य में शामिल हो गया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में, इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये इम्पोर्टेंट है, कलिंग राज्य है, वहाँ पे इसमें आक्रमण किया। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख, एक अभिलेख है, के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। कलिंग पर कौन शासन कर रहा था? नंदराज, ठीक है। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। जब उसने ये सारा नरसंहार देखा, अरे लाखों लोग मर गए, तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने क्या कर दिया? शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। इसने कहा कि मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई, ठीक है। उसके बाद मगध की राजधानी किसको बनाया गया? मगध साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया गया? जो कलिंग की राजधानी थी, धोली या तोसली, ठीक है। ये सब आप लिखना है नोट्स में। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई, ठीक है। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुकता एक उपगुप्त, कौन? उपगुप्त, इसके प्रभाव में आकर अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया?
बौद्ध धर्म, ठीक है। इसका जो पिता था बिंदुसार, और बिंदुसार से पहले जो कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, जैन धर्म, ठीक है ना। और जो ये है अशोक, इसने कौन सा धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म, ठीक है। इसके बाद उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। क्या अपना लिया, उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले राजतरंगिणी, कल्लण की एक रचना है ना, के अनुसार, राजतरंगिणी एक किसी किताब का रचना का नाम है जिसको कल्लण नामक व्यक्ति ने लिखा था, के अनुसार अशोक शिव उपासक था। उससे पहले ये किसकी पूजा अर्चना करता था, शिव की, ठीक है। किसकी करता था, शिव की, ठीक है। बाद में वे गुरु मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। इसके बाद वो किसके प्रभाव में आ गया, मोगली का पुत्र तिस्स। और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की पहाड़ियाँ कहा जाता है, बराबर ये पहाड़ियों का नाम है। तो वहाँ अशोक ने आजीव जो बौद्ध भिक्षु है ना, उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। कहाँ पर, बराबर की पहाड़ियों में। फिर जिनके नाम क्या थे, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 गुफाओं का निर्माण कराया जिनके नाम है सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी, कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की, ठीक है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, 10वें जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके 10 साल बाद उसने बोध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। रुम्मनदेही अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर कितनी कर दी, 1/8 कर दी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं, ठीक है ना। ये उस समय स्वतंत्र राज्य थे अशोक के टाइम, चोल, चेर, पांडे और केरल। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, ठीक है। राज्याभिषेक से संबंधित इनका एक लघु शिलालेख है, उसमें इसने स्वयं को क्या कहा, बुद्ध शाक्य, ठीक है। धम्म, अब अशोक का धम्म क्या था, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। यहाँ से अंडरलाइन करना है इसको और इसको उतारना है, आप अलग से हेडिंग डालना धम्म में तेज लगा कर लिखना। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। तो अशोक ने मनुष्यों के लिए नैतिक उन्नति यानी उनके उत्थान के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, नीति नियम के लिए जिन आदर्शों और नियमों का प्रतिपादन किया उन्हीं को क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है, ठीक है। अशोक के धम्म की परिभाषा 2 तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है, ठीक है। इसके अभिलेख हैं, उसमें इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्त, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है, ठीक है ना। ऐसा उन अभिलेखों में लिखा हुआ है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। तो प्रश्न यूँ भी आ सकता है, अशोक के धम्म की क्या विशेषताएं हैं, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। या फिर प्रश्न यूँ भी आ जाए कि अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें क्या है, तो ये जो ऊपर आई हैं सारी बातें ये हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है, ठीक है। भाब्रू शिलालेख, भब्रू या भाब्रू है, कहीं भाब्रू भी मिलता है। इसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के जो स्थान थे सांची
रायसेन मध्य प्रदेश में, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इन लघु स्तंभ में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में जो फूट डालते हैं ऐसे भिक्षु और भिक्षुणियों को क्या कर दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में ये विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। पहले क्या है, यज्ञ जब होते थे तो पशु बलि दी जाती थी, लेकिन इसने आदेश जारी किया कि अब क्या नहीं किया जाएगा, यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे देखें आप, दंभ यात्रा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग में आप लिख लेना दंभ यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनसे राजा पशुओं का शिकार करते थे। तो देखो, दंभ यात्रा में अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। ठीक है, विहार यात्राओं में क्या करते थे, राजा पशुओं की शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर दंभ यात्रा का प्रावधान किया। ठीक है, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों एवं वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अशोक ने क्या, पहले तो क्या करती थी, विहार यात्राएं होती थी, तो उसमें राजा क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, लेकिन इसकी जगह उसने कौन सी यात्रा शुरू की, दंभ यात्रा। और उसमें क्या होता था, बौद्ध स्थानों की यात्राएं की जाती थी और वहाँ ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को सोना दान दिया जाता था। अनुसंधान, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजदूतों और युक्तिकों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया। नेक्स्ट हेडिंग अगर आपसे पूछी जाए अनुसंधान क्या है, तो अशोक के काल में कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजदूतों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। दंभ महामात्र क्या होते थे, देखो, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक के दंभ महामात्रों की नियुक्ति की। ठीक है, प्रश्न पूछ लिए कि 1 नंबर में आ जाता है छोटे में, राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में दंभ महामात्रों की क्या की गई, नियुक्ति की गई, तो 14वें वर्ष में। ठीक है, जिनमें मुख्य कार्य थे जनता में दंभ का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। ठीक है, प्रश्न यहाँ से यूँ बन सकता है कि दंभ महामात्र के प्रमुख कार्य कौन से थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिखना। ठीक, अभिलेख क्या होते हैं ये हम जरा देख लेते हैं। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम भी जिसको कहा जाता है इससे मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि, एक लिपि है जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो उस समय ये ब्राह्मी लिपि में इसने अपने अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेख मतलब क्या है, पत्थरों पर लेख लिखाना या कहीं, तो उसी को हम अभिलेख कहते हैं। जब पश्चिमोत्तर भारत जिसमें मनसेरा है, शाहबाजगढ़ी है, से प्राप्त उसके अभिलेखों में खरोष्टी लिपि भी लिखी हुई है, खरोष्टी है ना, और एक थी ब्राह्मी लिपि। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आंटियोकस दूसरे का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये इस तरह से लिखे गए थे तो इनको पढ़ना आसान नहीं था। तो सबसे पहले जो इनके अभिलेखों को पढ़ा गया वो व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ताम्रपर्णी ये श्रीलंका की कोई जगह है, वहाँ के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम्पी की उपाधि धारण की थी। श्रीलंका का राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम्पी, क्योंकि इसको भी देवानाम्पी कहा जाता था अभिलेखों में। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचारित और फैलाने का श्रेय भी इन्हीं को क्या कहते हैं, अशोक का जो पुत्र है महेंद्र को जाता है। ठीक है, 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गया अशोक। अशोक के बाद अगला हमारा शासक है अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अब अशोक के बाद अशोक ने तो अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे से चलाया,
लेकिन उसके बाद कौन कौन से उत्तराधिकारी आए और धीरे धीरे क्या हो गया, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ठीक है, अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना। अशोक के बाद कौन बना, कुणाल। ठीक है, जिससे दिव्य वेदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। ठीक, राज तरंगिणी जो कल्हण की है उसके अनुसार देखो, कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। देखो, ये अशोक के बाद जितने राजा बने हैं ना, उनका वर्णन आ रहा है। इसके लगभग 50 वर्षों में कई राजा बने। ठीक है, तो कश्मीर में उस समय जलोक था, राजा था। तारानाथ के अनुसार अशोक का बेटा, अशोक का पुत्र, क्या नाम है उसका, वीरसेन, गांधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। लेकिन कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन किसके पास आ गया, उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दृषत ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं और आजीविकों को दान भी दिए। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बृहद्रथ जो था मौर्य का अंतिम सम्राट था। और पहला कौन सा, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य था ना। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली थी। ठीक है, इसकी हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति था। इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अब ये मौर्य काल समाप्त हो जाता है, लेकिन इनका प्रशासन कैसा था, ये अपना राजकाज कैसे चलाते थे, इनका प्रशासन कैसा था, वो सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो मौर्य प्रशासन था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। ठीक है ना, यानी वह निरंकुश नहीं था, उस पर अंकुश होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। कौटिल्य राज्य के 7 अंग मानता है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र है। ये कौटिल्य ने माने हैं। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी। इस क्रिया को क्या कहा जाता था, उपदा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। ठीक है, परिषा मंत्रिण ये भी होता था। ठीक है ना, मंत्रिमंडल के अलावा, जिसको क्या कहा जाता था, मंत्री परिषद कहते थे। केंद्रीय प्रशासन कैसा था वहाँ का, अर्थशास्त्र ये कौटिल्य का ग्रंथ है। इसमें 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये क्या है, पद थे। और ये विभाग और विभागों के पत्ते जो तीर्थ कहलाते थे। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, विभाग होता था ना, उसको महामात्र कहा जाता था। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ में मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज हुआ करते थे। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना था, आय व्यय का ब्यौरा रखना था और वार्षिक बजट तैयार करना था। ये समाहर्ता होता था। ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा इसके पास होता था। एक होता था सन्निदाता, जिसको जो कोषाध्यक्ष होता था। क्या होता था, कोषाध्यक्ष। ठीक है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह और अन्नागार बनवाना इसका काम था। अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष से शीताध्यक्ष कृषि का होता था, पणाध्यक्ष व्यापार का होता था, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का होता था, लूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था, विविताध्यक्ष वो चरागाह का होता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला होता था, मुद्राध्यक्ष पोतीवाध्यक्ष होता था और बंधनागाराध्यक्ष आटविक वन विभाग का प्रमुख होता था। तो युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी, जो नीचे छोटे कर्मचारी होते थे, युक्त और उपयुक्त। ठीक है, यह तो था केंद्रीय स्थिति। अब प्रांतीय स्थिति क्या थी। ठीक है, जैसे भी केंद्र है
फिर राज्य है, उस समय भी ऐसे ही प्रशासन अलग अलग भागों में बटा होता है। केंद्रीय प्रशासन में थी 18 विभाग थे, इस तरह के मंत्री होते थे जैसे कोषाध्यक्ष, और ये कई विभागों का अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रांतीय प्रशासन में क्या होता था, अशोक के समय मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ जैसे तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली जिसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और मध्य देश पाटलिपुत्र। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी किसको क्या कहा जाता था, स्थानिक कहा जाता था, ठीक है, जो किसके अधीन काम करता था, समाहर्ता के। ठीक, समाहर्ता कौन, केंद्रीय प्रशासन था जिसके हाथ में आय व्यय का ब्यौरा होता था, जो वार्षिक बजट तैयार करता था, उसको समाहर्ता कहा जाता था। और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहा जाता था, गोप। क्या कहलाती थी, गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। एक गोप जो होता था वो क्या करता था, 10 गांवों के समूह को संभालता था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अभी आप वर्तमान में देखते हैं अपना सबसे छोटी इकाई शासन की जैसे पंचायत होती है, ठीक है ना, फिर जिला परिषदें होती है, उसके बाद राज्यों का शासन होता है, फिर केंद्र का शासन होता है। उस समय भी ऐसे ही बटा हुआ था, ठीक है। अब आप समाहर्ता के दिन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानीय गोप वो ग्राम अधिकारियों के कार्य की जांच करता था, ठीक है। अगला है नगर प्रशासन। नगरों का प्रशासन कैसा था उस समय, मेगास्थनीस जो दूत था, किसका दूत था, सेलेकस निकोटर का जो दूत था मेगास्थनीस, उसने लिखा है कि शासन प्रबंध, नगर का जो शासन प्रबंध था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, ठीक है। एक 30 सदस्यों का मंडल तैयार किया जाता था जो 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रथम समिति को उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना होता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करने का काम करती थी। चतुर्थ समिति जो होती थी व्यापार और वाणिज्य पर ध्यान देती थी, ठीक है। फिर उसके बाद 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करनी थी। और छठी जो समिति थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो एक समिति में कितने, 5, तो समितियाँ कितनी थी, 6, तो 6 × 5 = 30। तो 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो नगरीय शासन को चलाता था, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे देखो, सैन्य व्यवस्था कैसी थी उस समय की। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में वही 5 सदस्य हुआ करते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी, ठीक है। उसमें पैदल सैनिक, अश्व घोड़े पर सवार, हाथी पे सवार, रथ पे सवार और नौसेना सैनिक। प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। सैनिकों की जो देखभाल करने वाला होता था उसको क्या कहते थे, अंतपाल कहा जाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतकाल होता था। मेगास्थनीस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, देखो कितनी बड़ी सेना थी उसके पास। मेगास्थनीस, उसकी पुस्तिका थी इंडिका, ठीक है। उसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख तो पैदल सेना थी, 50,000 अश्वारोही थे, घोड़े पर सवार जो सैनिक थे, 9,000 हाथी और 800 रथ सुसज्जित विराट सेना थी। इतनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है। उस समय न्याय व्यवस्था क्या थी उसकी देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था में सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहां ग्रामवर्द अपना निर्णय देते थे। इसके उपरोक्त संग्रहण द्रोण मुक्त स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक तो धर्मस्थीय न्यायालय, इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यावहारिक और 3 अमात्य करते थे, ठीक है। धर्मास्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके, लूट मामले जिन्हें साहस कहा जाता था भी धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। इनमें चोरी, लूट, डाके डालने वाले, ये लूटपाट के सारे मामले धर्मस्थीय न्यायालयों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था, ठीक है। दूसरे प्रकार के थे कंठ शोधन न्यायालय। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे।
नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। नगर न्यायाधीश को तो क्या कहते थे, व्यावहारिक महामात्र, और जो जनपद न्यायाधीश था उसको रज्जुक कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्य काल का जो समाज था वो कैसा था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगनिस्ट की जो इंडिका है, इन किताबों के पुस्तकों के अनुसार अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार बना है। कौटिल्य के 4 वर्णों के व्यवसाय में निर्धारित किया है। 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे उस समय निषाद, पारश्व, रथकार, शता, वैदेहक, शूद्र, चांडाल आदि का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये उस समय की जो जातियाँ हुआ करती थी। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। मेगस्थनीज ने भी लिखा है अपनी किताब इंडिका में कि उस समय का जो भारतीय समाज था वो 7 जातियों में बटा हुआ था, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक और निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग उसमें आते थे। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण, व्यवसाय के अंतर को बुला दिया था। ठीक है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। ठीक है। पुनर्विवाह की, दूसरा विवाह कर सकती थी उस समय की स्त्रियां, और नियोग प्रथा भी वो कर सकती थी। ठीक है। तो ये मौर्य काल का प्रशासन था। एक बारी इन चित्रों में आप ध्यान से देखो मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ विस्तृत था। ठीक है। ये भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, इसमें देखो सबसे पहले महाजनपदकालीन ये जो 16 महाजनपद थे उसको यहाँ दिखाया गया है। और ये मौर्य काल का जो शासन था, यहाँ देखो उज्जैन, ये तक्षशिला था इधर, और ये पाटलिपुत्र इस समय इधर। यहाँ से लेकर देखो पूरे भारत में लगभग मौर्यों का शासन था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखोगे तो अशोक का जो स्तंभ है, सबने देखा होगा, ये सांची का स्तूप है एक तो, और एक ही अशोक का स्तंभ जो सारनाथ वाला है। ठीक है। इसमें शेरों की आकृति है और यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो ये अपना जो है मौर्य काल वो आज समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम शुंग वंश को पढ़ेंगे। तो ये अशोक का साम्राज्य आप देख लीजिए, इतने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और उस समय मगध साम्राज्य अपने चरम पर था। सर्वाधिक जो विस्तार किया गया मगध साम्राज्य का और मौर्यों का, वो अशोक के समय हुआ था 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो इसके बाद हम शुंग वंश से नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। क्लियर सभी को? तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है।